देखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात इसकी बागडोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाली। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जब रविंद्रनाथ टैगोर सॉरी जब देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज की कमान बागडोर संभालने की जिम्मेदारी किनकी होती है? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के, जो कि मतलब क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। ठीक है, वे 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। कब सम्मिलित हुए थे? तो 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में तत्कालीन भारतीय परिस्थिति एवं पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। ठीक है, ये थोड़ा रूढ़िवादी प्रकृति के लोग भी थे, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं थे। क्या नाम थे? राजा राम मोहन राय। लेकिन ये जो थे ये रूढ़िवादी के साथ साथ, ठीक है, उस समय जो कल्चर, जो विद्वान जो था, रूढ़िवादी जो उस समय का जो कल्चर जो था उनका भी इसमें मिश्रण था, और थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का भी, मतलब पाश्चात्य विचारों का भी, ठीक है, मतलब वेस्टर्न थिंकर का जो विचार जो था उनका भी इनमें समन्वय था। ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज को नई चेतना एवं नया स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर पहले ज्ञानवर्धनी एवं तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे। ठीक है, तो इससे पहले तत्वबोधिनी सभा से भी संबंधित थे, ज्ञानवर्धनी सभा से भी संबंधित थे, जिनका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता एवं राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा जिसका गठन 1839 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता तत्वबोधिनी सभा का गठन कब किया गया था, तो क्या बताएंगे? तत्वबोधिनी सभा की गठन 1839। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की गठन किया गया था। यही तत्वबोधिनी सभा जो थी वो बंगाली भाषा की एक पत्रिका प्रकाशित करती थी। उस पत्रिका का नाम क्या है, जो कि तत्वबोधिनी सभा के द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तत्व क्या बताएंगे? तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, ध्यान पत्रिका। रखेंगे, उस पत्रिका का नाम क्या था? तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, इन इन दोनों सभाओं ने के ब्रह्म समाज से जुड़ने से समाज में एक नई ऊर्जा का, शक्ति का संचार हुआ। धीरे धीरे ब्रह्म समाज की सदस्य संख्या बढ़ने लगी तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अश्वनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक इस समाज से जुड़ गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे भारत में। ठीक है, भारत में, ठीक है, विधवा शिक्षा, सॉरी विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत ही बड़ा क्या है, योगदान है। ठीक है, तो जब ब्रह्म समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अश्वनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक, द ग्रेट थिंकर जब जुड़े, तो ब्रह्म समाज की जो ख्याति जो थी और भी दिन प्रतिदिन क्या होती रही, प्रसिद्ध होती गई। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को सुधारने का ध्यान केंद्रित किया तथा ब्रह्म समाज को ईसाई तथा वेदांतिक क्रमकार से बचाने का प्रयास किया, क्योंकि धीरे धीरे ब्रह्म समाज में थोड़ा ईसाइयों का भी असर देखने को मिला था। अब वेदांतिक कर्मकांड से बचाने का भी प्रयास जो था, वेदांतिक कार्य मतलब कर्मकांड मतलब वेदांत से संबंधित, ठीक है, जिसमें का यज्ञ था। बहुत सारे कर्मकांड क्या होता है, जैसे मृत्यु के समय बहुत सारा कर्मकांड आप देखते हुएगा, तो कहीं ना कहीं से वेदांत से ही मतलब प्रभावित है, तो उन सब से बचाने का मतलब काम किया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इनका, अलेक्जेंडर डफ का नाम याद रखिएगा। 1843 में अलेक्जेंडर डफ और, ठीक है, प्रेसिबिटेरियन चर्च ने टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। ठीक है, तो 1843 में अलेक्जेंडर डफ और, ठीक है, प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद शुरू हो जाता है। किससे इनका विवाद शुरू हो गया? विवाद इनका किससे शुरू हो गया? तो अलेक्जेंडर डफ और एक चर्च था जिसका नाम था प्रेस्बिटेरियन चर्च से इनका विवाद शुरू हो गया। इसके पश्चात ईसाई पादियों ने हिंदू धर्म को नीचे दिखाने और धर्म परिवर्तन का प्रयास प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब विवाद जब प्रारंभ हुआ तो ईसाई पादरी जो थे वह हिंदू धर्म को नीचा दिखाना, धर्म परिवर्तन का प्रयास प्रारंभ किया। 1843 की घटना है। ठीक है, उससे पहले आपको देखेंगे तो ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म के प्रचार करने के लिए लीगल राइट दिया गया था। कौन से अधिनियम में ये लीगल राइट दिया गया था? भारत शासन कौन सा था, कौन सा अधिनियम था, कौन सा 1861। एक्ट था वो? 1861। 1843 में आएगा, उसको 1861 में आएगा। ऐसे पहले ही तो रहा होगा ना, 1813 है या फिर 1833 1800। है, जिसमें ईसाई मशीनरी को भारत 1833 में है। धर्म प्रचार। 1813 है, 33 नहीं 1833। है। ठीक, 13, 1813 में ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई थी। ठीक है, और 1843 में अलेक्जेंडर डफ और प्रेस्बिटेरियन चर्च से टैगोर का वाद विवाद आरंभ हो गया। इसके बाद, इसके पश्चात ईसाई जो पादरी जो थे वह हिंदू धर्म को नीचा दिखाने तथा धर्म परिवर्तन का प्रयास करने लगे। ब्रह्म समाज ने ईसाई पादरियों की चुनौती को दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, ब्रह्म समाज जो थी विधवा विवाह का भी समर्थन करते थे। आगे चल के कौन महापुरुष आएंगे जो कि विधवा विवाह के लिए, विधवा पुनः विवाह के लिए बहुत अधिक संघर्ष करेंगे? नाम उसका क्या बताया था मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले? ईश्वर चंद्र ईश्वर विद्यासागर। चंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है,
बहुपत्नी, ठीक है। पोलोगामी जो था, बहु मतलब एक एक के काफी काफी पत्नी। जैसे मैं कल एक कहानी सुना रहे थे, बता थे 75-80 वर्ष का एक 80 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी बहुत सारी पत्नियां थी। उसमें जो सबसे छोटी पत्नी जो थी, उसकी बंगाल की घटना है, मात्र 8 साल की थी, ठीक है। तो बहुपत्नीवाद की प्रथा था तथा आडंबरपूर्ण धार्मिक कर्म कांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पे मतलब क्या दिया गया, बल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे के सारे जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर के दौरान, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, ठीक है, ये पूरी तरीके से कहेंगे तो थोड़ा सा इनके अंदर जो था रूढ़िवादी विचार के थे। ये पूरी तरीके से रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे, ये चाहते थे जो हिंदू धर्म के साथ जो उस समय का धर्म उसको मिला के मतलब चीजों के बदलाव करे। जबकि मतलब राजा राम मोहन राय बहुत बड़े रेडिकल चेंजर थे, ठीक है। अब आते केशव चंद्र सेन एवं ब्रह्म समाज। 1858 में केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें समाज का नया आचार्य नियुक्त किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी का उम्र काफी हो गया। उनके बाद जब आर्य समाज का जब सदस्यता जब ब्रह्म समाज का जब सदस्यता जब ग्रहण किए केशव चंद्र सेन, तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनको समाज का नया आचार्य नियुक्त कर दिया गया। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, अब फिर मतलब कौन शामिल होंगे ब्रह्म समाज में, कौन शामिल होंगे, केशव चंद्र ये सेन, सब समझ से। ठीक है। केशव चंद्र सेन ने शक्ति, वाकपटुता, उदारवादी विचारों के ने ब्रह्म समाज को अत्यंत लोकप्रिय बना दी। वाकपटुता मतलब क्या होता है, जो बोलने में जिनके पास बहुत अधिक है, जो बहुत अच्छा वक्ता हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा मोदी जी। वक्ता जो हो, ठीक है, जो बहुत, हाँ, जस्ट लाइक मोदी जी बोल सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब वक्ता है वो, उसी तरह का वाकपटुता और उदारवादी विचार, ठीक है, ने ब्रह्म समाज को क्या क्या अत्यंत लोकप्रिय बना दिया। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से शीघ्र ही इनकी शाखाएं बंगाल से बाहर संयुक्त प्रांत बंबई, मद्रास, पंजाब में भी खुल गई, ठीक है। अब मतलब एक शब्द प्रयोग होता है पैन इंडिया, क्या होता है, नहीं बोलते हमारी शाखाएं पैन इंडिया में, मतलब भारत के किसी भी जगह पे जाइएगा तो हमारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन के दौरान ही ब्रह्म समाज की शाखाएं जो है बंगाल से बाहर भी संयुक्त प्रांत, उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं, वर्तमान में उसको उत्तर प्रदेश कह लीजिए आप, बंबई में, मद्रास में, पंजाब में भी खुल गई। लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें तथा देवेंद्रनाथ टैगोर में क्या हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है। क्योंकि केशव चंद्र सेन कैसे विचार के थे, उदारवादी के थे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर देवेंद्रनाथ टैगोर का विचार कैसा था, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी था। कैसा था, रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी विचार क्या होता है, उदारवादी विचार क्या होता है। जैसे रूढ़िवादी विचार कहेगा से देखो से मतलब जो अधिकार स्त्री को है, ठीक है, वो अधिकार पुरुष के भी है, ठीक है, मतलब दोनों में अधिकार के बराबर है, ठीक है। स्त्री पुरुष के साथ खाना खा सकती है, तो सिंपल ये उदारवादी विचार हो गया, किसी प्रकार के भेदभाव नहीं। हम कहेंगे नहीं, स्त्री को पहले खाना बनाना चाहिए, घर के सदस्य खास करके पुरुषों को पहले खाना खिला के बाद में उसको खाना चाहिए, तो ये विचार हो गया रूढ़िवादी का। रूढ़िवादी विचारधारा थोड़ा परंपराओं पे आधारित होती है, ठीक है, क्या होती है, परंपरा पे आधारित होती है, ठीक है। जबकि उदारवादी विचारधारा नवीन चेतना पे आधारित होती है, जो कि उस समय चल रहा था, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, मतभेद हो गया। केशव चंद्र सेन ने समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज के सभी धर्मों की शिक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पे बल दे रहे थे। मतलब केशव चंद्र सेन जो थे ना, इस रिलीज मतलब ये आर्य समाज को पैन इंडिया स्तर पे अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे, ठीक है, राष्ट्रीयकरण नहीं, अंतर्राष्ट्रीयकरण। समाज के सभी धर्मों की शिक्षा, ठीक है, मतलब इसमें हिंदू के अलावा निकल के सभी धर्मों पे बात करते थे। जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर कहना था सिर्फ देखो भाई, हम लोग सभी धर्म में क्यों जा रहे हैं, हमको अपने धर्म को सुधारना है, हिंदू धर्म को सुधारना, तो उनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। जबकि ये मतलब क्या कर रहे थे, पैन इंडिया की बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनसे मतभेद और भी गहरे हो गए। 1865 में सेन ने को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। और जब उनको बर्खास्त कर दिया गया तो 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, मतलब नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से नई सभा का गठन किया, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ब्रह्म समाज में पहली फूट कब पड़ी, 1866 में फूट पड़ी, जब केशव चंद्र सेन ने क्या किया, ब्रह्म समाज से अलग होकर अपना एक नया ब्रह्म समाज बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, भारतीय ब्रह्म समाज। क्या नाम है उसका, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। ध्यान, चूंकि नव विधान ब्रह्म समाज था, मतलब इस ब्रह्म समाज में जो नियम जो थे, ठीक है, रूल्स जो थे, क्या थे, नए थे, ठीक है। ध्यान रखिए, इसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे जो भारतीय, आदि का मतलब क्या, समझिए चीज को, आदि का मतलब पुराना और नव का मतलब क्या हुआ, नया। तो नया ब्रह्म समाज किसने बनाया,
केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है। और पुराना ब्रह्म समाज से जो पहले से जो ब्रह्म समाज जो चला रहा था, जिनकिसने राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया ब्रह्म समाज, तो उसको जो टैगोर जो लीड जो कर रहे थे, तो इनको कहा गया आदि ब्रह्म समाज। अब भारतीय ब्रह्म समाज जो बनाया गया किनके द्वारा, क्या नाम है इनका, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 में, उनको कहा गया नव विधान ब्रह्म समाज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या कर रहे थे, तो ये तो मतलब ब्रह्म समाज की जो नीति जो थी, क्या थी, मतलब इनकी नीति क्या थी, सर भाई साहब विधवा विवाह का समर्थन करेंगे, ठीक है। बालिका विवाह का मतलब क्या करेंगे, बालिका विवाह का मतलब विरोध करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। जब इनका जब एक बहुत अच्छा रिश्ता जब इनके पास आया, जो कि कुछ बिहार के मतलब परिवार से एक रिश्ता आता है, ठीक है, कुछ बिहार के राजा से जो रिश्ता आता, तो ये अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते उससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से विवाद आएगा, ठीक है। तो 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्म कांडों से किया, ठीक है। वैदिक कर्म कांड समझते हैं ना, और जो वेद में जो कर्म कांड दिया, जो विवाह की जो प्रक्रिया, उस हिसाब से किया। जबकि कर्म कांड का क्या करते थे ये लोग, विरोध करते थे। क्या करते थे, कर्म कांड का क्या करते थे, विरोध करते थे। लेकिन अपने ही परिवार में इन्होंने 2 गलती किया। सबसे कम उम्र में अपनी पुत्री का विवाह किया, और उसमें भी कौन सा, तो वैदिक कर्म कांड का मतलब क्या किया, विवाह किया, ठीक है। देखिए विवाह करने का तरीका जो था, आर्य समाजी विवाह होता है, जो कि बहुत ही सर्वसाधारण रूप में विवाह हो जाता है, बिना किसी पंडित वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती उस विवाह में, ठीक है। ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल तरीके से विवाह। हम लोग जो विवाह जो करते हैं उसमें क्या होता है, वैदिक वेद पढ़ा, मतलब क्या होता है उसमें पूरा, मतलब जो धर्म शास्त्र में जिस प्रकार का विवाह दिया होगा, शास्त्रों में जो उल्लेखित, उस तरह का विवाह करते हैं। तो हमारा विवाह जो होता है वैदिक क्रम कांडों से आधारित है, ठीक है। जबकि आर्य समाजी का विवाह जो होता है बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 13 वर्षीय पुत्री का जो विवाह जो कुछ बिहार के राजा के साथ जो उन्होंने कर दिया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। इसके पश्चात केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गया तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। मतलब पहले इन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन फिर इनका यहाँ पे मतभेद हो गया, और इस तरीके से मतलब क्या हो गया, साधारण ब्रह्म समाज के स्थापना किया गया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जब किया गया, तो इसके पश्चात श्री सेन का इतिहास क्या हो गया, अंधकारमय हो गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गलती कर दी थी। क्योंकि जिस सिद्धांत को आप दुनिया पे मतलब लादना चाह रहे हैं, उसके विरोध में अगर अपने घर में काम करेंगे, तो उसका तो प्रतिरोध तो देखने को तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए कोई आदमी दिन रात करप्शन का, मतलब भ्रष्टाचार का विरोध करता है, ठीक है, और वो खुद ही मतलब करप्शन में लिप्त है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे राजा राम मोहन राय को हम लोग महान क्यों मानते हैं, सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। लेकिन सती प्रथा का विरोध करने की शुरुआत कहां से की, अपने घर से किया। उनकी भाभी को सती किया जा रहा था, तो सबसे पहले विरोध कहां किया, उन्होंने अपने घर में किया। और घर में जब विरोध किया, उनके माता पिता इतनी नाराज हो गई, कहा कि माँ ने उनको घर से निकाल दिया, समझ रहे। तो उन्होंने विरोध की शुरुआत अपने घर से की थी। और ये क्या कर रहे केशव चंद्र सेन, मतलब सारी दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं। सेम गलती जो कर रहा है वो अपने घर में करे। जब अच्छा रिश्ता आ गया, तो उन्होंने बेटी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया, पहली गलती। और दूसरा क्रम कांडीय तरीके से किया, जिनका ये क्या कर रहे थे, इनकी संगठन उसका विरोध करती थी। क्रम कांड का क्या करती थी, रिचुअल्स होता है, रिचुअल्स का क्या करती थी, विरोध करती थी, ठीक है। इसके पश्चात श्री सेन इतिहास में अंधकार में हो गया, ठीक है। तो अब आपसे हम पूछेंगे, अगर पूछा जाएगा आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक अगर बात करेंगे, तो कौन हो जाएंगे, आदि ब्रह्म समाज को कौन लीड कर रहे थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नव विधान ब्रह्म समाज को कौन लीड कर रहे थे, केशव चंद्र सेन। और जब ये भारतीय ब्रह्म समाज में जब उनका विवाद हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, फिर उन्होंने कौन सा ब्रह्म समाज बनाया, साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। और उनके बाद इनका ख्याति जो था ये खत्म हो गया, ठीक है। आप चलेंगे, मैंने एक चीज को देखा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही आप देखेंगे तो केशव चंद्र सेन जिस समय ब्रह्म समाज में थे, तो उसी का आप देखेंगे पैन इंडिया किया जा रहा था। मतलब जगह जगह पे इसकी शाखाएं स्थापित की जा रही, दक्षिण भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में मतलब बॉम्बे में, दक्षिण भारत मद्रास में। उसी के क्रम में आप देखोगे तो मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया। पंजाब में किसने, ठीक है, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया, जिम्मेवारी किसकी थी, दयाल सिंह ट्रस्ट ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1910 में ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। अगर पूछा जाए दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना दयाल सिंह ट्रस्ट के द्वारा किया गया, ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। इसका पर्पस क्या था, तो ध्यान में रखिएगा, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का मतलब क्या करना, प्रचार करना। क्या था इनका पर्पस, तो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का मतलब क्या करना,
प्रचार करना, ठीक है। अब इस सारे चीजों के बारे में देखेंगे ब्रह्म समाज का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रह्म समाज जो इतना जो था उस समाज पे किस प्रकार से असर डाला, समाज में क्या कुछ परिवर्तन कर पाया कि नहीं कर पाया, तो उसको देखेंगे। तो आपने तो देखा होगा सबसे पहले ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी योगदान की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय के योगदान की बात करेंगे, तो सती प्रथा को समाप्त करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी कि नहीं। 1829 में ब्रह्म समाज के प्रयासों से, ठीक है, राजा राम के प्रयासों से सती प्रथा को, ठीक है, सती प्रथा प्रैक्टिस, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ द सती शुड बी इलीगल, ठीक है, मतलब क्या कर दिया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसके लिए उस समय का जो धारा जो था, धारा 17 का प्रयोग किया गया। किस धारा का प्रयोग करके किया गया, धारा 17 का प्रयोग करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम क्या था, विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसलिए विलियम बेंटिक को भी भारतीय समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम जो किए थे, भले ही उस समय के हिसाब से गलत लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा है सती प्रथा और कितना गलत कानून था, ठीक है, लेकिन उस समय के लोगों की प्रकृति जो थी, ठीक है, उसके पक्ष में थी। उस समय लोगों का सोचन शक्ति जो था वही था, उस समय के लोग समझते थे उसको अच्छा। ब्रिटिश ने जो इसको बंद किया तो समझते थे धार्मिक कार्यों में क्या कर रही है ब्रिटिश, हमारा क्या कर रही है, हमारे धार्मिक अधिकार को छीन रही है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे ब्रह्म समाज का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रह्म समाज देखेंगे तो समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया, ठीक है। तो सिद्धांत और अंधविश्वास पे प्रहार किया इन्होंने। इसके लिए सहारा किसके लिया, अंधविश्वास जो था, कुछ गलत समाज में, हिंदू समाज में कुरीति जो थी, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने वेद का सहारा लिया। इन्होंने बोला ठीक है, तुम वेद को मानते हो, बहुत अच्छी बात, तुम पुराण को मानते हो, बहुत अच्छी बात, तुम महाकाव्य को मानते हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बताओ जो तुम कर रहे हो, ठीक है, जैसे तुम सती प्रथा सती प्रथा के पक्ष में हो या फिर सती प्रथा अपने परिवार के महिलाओं को करवा, बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है सती प्रथा करना सही चीज है, ठीक है, कहीं भी वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो इन्होंने मतलब तार्किक रूप से उस समय समाज में फैले कुरीतियों का विरोध किया, ठीक है। समाज में हिंदू द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। आपको पता होना चाहिए समाज में जो हिंदू के द्वारा जो विदेश यात्रा किया जाता था, उनको मतलब अशुभ माना जाता था, धर्म के विरुद्ध माना जाता था। अब विदेश यात्रा करने के फ्लाइट तो उस समय था नहीं, क्योंकि भारत में आप देखोगे फ्लाइट कब आया, लगभग 1911 के आसपास आता है, ठीक है। तो लोग क्या करते, समुद्र को पार करते थे। अब समुद्र को पार करना बहुत ही अशुभ माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार कर लेता था तो समझा जाता उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण में से यह भी एक माना जाता है, क्योंकि भारतीय सेनाओं को, ठीक है, जब भारत में जब युद्ध जब बाहर में जब युद्ध हुआ, जैसे क्रिमियन वार हुआ, क्रिमिया के युद्ध में बहुत सारे भारतीय सेनाओं को भेजा गया था, तो बाहर भेजने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता था। तो इस क्रम में जब वो वापस जब आए लौट के, तो उनके परिवार वालों ने, उनके समाज वालों ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया। मतलब ब्रिटिश के द्वारा उनको भेजा गया, वो जब गए वापस, और जब वहां से जब लौट के जब वापस आए, तो समाज के लोगों ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। तो इनकी कड़ी आलोचना की ब्रह्म समाज ने, किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इस समाज में स्त्रियों के उत्थान हेतु कार्य किया, सती प्रथा का विरोध किया, प्रदा प्रथा को त्यागने की, हटाने की मांग की, ठीक है। बाल विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, मतलब बाल विवाह का हतोत्साहित मतलब उसको समाप्त करने के बारे में बात की। बहुपत्नी विवाह जो था वो भी होता था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये सारे के सारे किनका योगदान था, ब्रह्म समाज का था, ठीक है। समाज ने जाति प्रथा तथा छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए कार्य का अविस्मरणीय रहेंगे, ठीक है। इसीलिए ब्रह्म समाज एक पहली संस्था थी भारत में जिसने इतने सारे सुधारात्मक कार्य किए, ठीक है। और इनके जो संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय जो थे, इनको भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, जिनको भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता के भी जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। सबके सब श्रेय किनको जाता है, तो किनको जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अब उनके बाद जो हमको जो आप उनके बाद जो आपको, ठीक है, आप देखेंगे सब सारा सेंटर कहाँ पे था, बंगाल में था। कहाँ पे था, सारा सेंटर बंगाल में था। कि बंगाल जो था बुद्धिजीवियों का क्या था, गढ़ था। अरे सामाजिक सुधार कहाँ से शुरू होगी, ठीक है, कहाँ से, जहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, जिनके ऊपर थोड़ा बाहरी शिक्षा का प्रभाव होगा, विदेश में क्या चल रहा है नहीं क्या चल रहा है, उन सारे जगहों का जिन पे ज्ञान होगा, वही ना मतलब सामाजिक चेंज दिखलाएंगे।
अब यहाँ पे देखेंगे बंगाल ही उसका सेंटर था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, सेंटर क्या होगा, फैलेगा। थोड़ा आर्य समाज के समय केशव चंद्र सेन ने भी कोशिश की थी, तो आर्य समाज का जो क्षेत्र जो है केवल बंगाल तक ही सीमित न रहे, थोड़ा महाराष्ट्र में भी जाए, थोड़ा क्या बोलते हैं आपको पंजाब में भी जाए, थोड़ा मतलब मद्रास में भी जाए। तो उसके बाद ही एक संस्था स्थापित हुई जिसका नाम है प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की बात करेंगे। बंबई में 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आप बोलोगे सर मतलब इसका संस्थापक क्या मानेंगे, तो देखिए अगर प्रार्थना समाज का संस्थापक अगर पूछेगा, अगर आपके पास केवल चार ही ऑप्शन है, इनमें से कोई अगर ए बी करके ए बी मतलब एक से अधिक या फिर ए बी करके नहीं दिया हुआ, अगर केशव चंद्र भी ऑप्शन में रहे, आत्माराम भी ऑप्शन में रहे, तो आत्माराम पांडुरंग ही होगा प्रार्थना समाज के संस्थापक। ठीक है, केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है, और 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ होता है। अर्थात यह ब्रह्म समाज की ही एक शाखा थी। ठीक है, परमहंस सभा जो थी ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, लेकिन ये गुप्त समाज था जो मुख्यतः समाज सुधार गतिविधियों की अपना ध्यान केंद्रित करता था। इसका प्रभाव क्षेत्र में काफी सीमित था। वर्ष 1860 में इस सभा का विघटन हो गया तथा इसी का परिवर्धित एवं संशोधित रूप 1867 में किस रूप में देखने को मिला, प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। ठीक है, मतलब आप देखो परमहंस सभा की बात करेंगे, एक सभा होती थी। ठीक है, मतलब कुछ लोग मिलते थे, सभा करते थे, गुप्त सभा होती थी, फिक्स नहीं होता था। ठीक है, आपस में बात करते थे, और ये जो था बहुत ही इसका सीमित रूप था। इसी का धीरे धीरे विघटित होकर एक विस्तार प्रार्थना समाज का रूप ले लिया, जो कि 1867 में आपको प्रार्थना समाज के रूप में आपको देखने को मिलता है। आप देखें प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सभा भी थी, जैसे महादेव गोविंद रानाडे, इनको जस्टिस कहते थे, क्या बोलते हैं, जस्टिस गोविंद रानाडे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इनका योगदान था। अगर पूछेगा इनमें अगर बात करेंगे प्रमुख नेता अगर कौन को लेगा ना, ध्यान में रानाडे साहब थे, केशव चंद्र सेन थे, और साथ में कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे। तो इस सबका नाम ले लेता है कभी कभी प्रार्थना समाज में। तो अगर पूछेगा इनमें से किस संस्था के द्वारा, ठीक है, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे जुड़े हुए थे, तो ध्यान में रखिएगा प्रार्थना समाज। ठीक है, आरजी भंडाकर भी थे, ठीक है, एनजी चंदवाकर भी थे, ये सब के सब प्रमुख थे। ब्रह्म समाज के समान ही यह भी बौद्धिक एकतावादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया। ठीक है, अब ब्राह्म समाज जो था वो धार्मिक सुधार पर बहुत अधिक तक बल दिया था, साथ में सामाजिक सुधार पर भी काम किया, लेकिन मुख्यतः धर्म के अंतर्गत फैली बुराइयों पे काम किया। मतलब बोल सकते आर्य समाज के द्वारा जो धार्मिक आंदोलन जो चलाया गया वो एक शुद्धि आंदोलन था, जो कि हिंदू धर्म में फैले बुराइयों का मतलब क्या करना था, समाप्त करना था। लेकिन यह मुख्य रूप से प्रार्थना समाज में मुख्य रूप से, ठीक है, सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया। इसका प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे, जाति व्यवस्था को अस्वीकृति करना, मतलब जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर देना। ठीक है, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना, लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, मतलब विवाह की आयु काफी कम थी, उसको मतलब क्या करना, उनको वृद्धि करना। अब आते डीके कर्वे, डीके कर्वे जिनको बोलते ढोंडो केशव करियू या फिर कभी कभी डीके कर्वे भी कहते, तथा विष्णु शास्त्री ने रैनाडे के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। करुए के साथ मिलकर रैनाडे ने विधवाओं को शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनः विवाह आंदोलन और साथ ही विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि विधवाओं की मदद कर सके। ठीक है, तो डीके कर्वे का नाम विधवा के लिए जाना जाता है। इन्होंने विधवा से संबंधित मतलब कुछ कॉलेज वगैरह का स्थापना भी करवाया, तो कुछ संस्थाएं बनाई थी। तो डीके कर्वे का नाम जो है विधवा के लिए, विधवा के पुनर्विवाह के लिए, फिर विधवा के दशा को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद किया जाता है। ठीक है, तो डी के वही जो ढोंडे केशव करुए हैं, करवे भी कहते हैं, उन और विष्णु शास्त्री ने रैनाडे के साथ मिलकर समाज सुधार के कार्य किए। और उन्होंने मतलब रैनाडे करुए के साथ मिलकर रैनाडे ने विधवाओं के शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनः विवाह आंदोलन, ठीक है, विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि वो विधवाओं का मतलब क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है, आप जो आएंगे यंग बंगाल आंदोलन तथा हेनरी बिबियन डेरोजियो, ठीक है, ध्यान रखेंगे यंग बंगाल आंदोलन, ये काफी यंग थे ये, ठीक है, बहुत ही कम उम्र के थे ये। 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल में बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। ठीक है, रेडिकल समझते हैं ना, जो कि थोड़ा एक्शन में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन एक्शंस। ठीक है, उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी था। राजा राम मोहन राय का विचार तो क्रांतिकारी आधुनिकता को तौर पे था, उनसे भी ज्यादा मतलब थोड़ा ये रेडिकल था।
इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में काम करने वाले तरुण अंगल भारतीय हेनरी बिबियन डेराजुए इस आंदोलन के प्रवर्तक एवं नेता थे। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना मैंने बताया था 1817 में हुआ था, डेविड हेयर मतलब राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो वहीं पे मतलब बात करेंगे तो यहीं पे ये प्राध्यापक थे। ठीक है, कौन थे? प्राध्यापक थे। 1826 से लेकर 1831 से 5 वर्षों तक रहे थे। ये मतलब यंग थे, अंगल भारतीय थे, एंग्लो इंडियन थे, जिनका नाम था हेनरी बिबियन डेराजियो। ठीक है, अद्भुत प्रतिभा के धनी डेराजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ने विश्व को बहुत अधिक प्रभावित किया था। आप हमें बता सकते हैं फ्रांस की महान क्रांति कब हुई थी? 1789। हाँ बिल्कुल, 1789 में क्या हुई थी? फ्रांस की महान क्रांति हुई थी। ठीक है, तो हेनरी बिबियन डेराजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे तथा अतिवादी विचार रखते थे। उन्होंने उन्होंने एवं उनके अनुयायियों, ठीक है, उन्होंने एवं उनके अनुयायियों ने जर्जर एवं पुराने रीति रिवाजों का क्या किया? विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द, ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संस्थानों की स्थापना की। ठीक है, कौन कौन संस्था का स्थापना किया था? तो ध्यान में रखेंगे, आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये दोनों की स्थापना हेनरी बिबियन डेराजियो के द्वारा किया गया था। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डेराजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है, इनको क्या किया गया? इनको हिंदू कॉलेज से मतलब क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, क्योंकि इनका मतभेद हो गया। किनसे मतभेद हो गया? तो कट्टर हिंदुओं से क्या हो गया? इनका मतभेद हो गया। इसके पश्चात वे ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हेनरी बिबियन डेराजियो के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था और समाचार पत्र का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया। क्या नाम है इस समाचार पत्र का नाम? ईस्ट इंडिया है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? हिंदू कॉलेज था, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित था। डेराजियो के समर्थकों ने पुरानी एवं, ठीक है, हास्योन्मुख प्रथाओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की तथा नारी शिक्षा की जोरदार मतलब क्या था? वकालत किया। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध एवं हिंदू कॉलेजों के प्रबंधकों के द्वारा इस आंदोलन के संबंध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के से यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, 1831 में ही डेराजियो की मृत्यु हो जाने से यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया। 1831 में इनको कॉलेज से निकाला गया था, 1831 में ही इनकी मृत्यु होगी। बहुत ही कम आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि आंदोलन ज्यादा सफल नहीं रहा, किंतु इसके बावजूद भी इसने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया तथा कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हेनियर बिबियन डेराजियो के द्वारा जो आंदोलन जो चलाया गया, उस आंदोलन को, ठीक है, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसके द्वारा कहा गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन सा? यंग बंगाल आंदोलन के बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का स्टेटमेंट क्या है? तो यह जो था बंगाल में आधुनिक सभ्यता का मतलब क्या है? जनक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा ये भी पढ़ा देते हैं, उसके बाद कल पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में थोड़ा पढ़ा देते, क्योंकि उनका नाम मैंने कई बार लिया है। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय में पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। वह ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित तथा गरीबों के लिए मतलब क्या है? उदार हो। 1850 में संस्कृत कॉलेज के मतलब प्रधानाचार्य थे। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एक अधिकार को चुनौती दी तथा गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उस समय संस्कृत जो भाषा जो थी, इलाइट क्लास की भाषा थी, उच्च वर्ग की भाषा थी। ठीक है, इसीलिए उनका अध्ययन करने वाले जो भी लोग होते थे, स्पेशली कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला से केवल संस्कृत भाषा है, ये जरूरी नहीं कि इस भाषा पे केवल किसका अधिकार होना चाहिए? ब्राह्मणों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने चुनौती दिया, नहीं, ये भाषा पे केवल ब्राह्मणों का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जो गैर ब्राह्मण जाति के लोग जो थे उनको भी संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया तथा संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया। मतलब ये नहीं था संस्कृत कॉलेज है तो केवल वहां पर संस्कृत की शिक्षा ही दी जाएगी, संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके
और उन्होंने संस्कृत शिक्षा को नया रूप प्रदान किया और इसे पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। अब देखिए, संस्कृत नहीं समझ में आएगा तो वर्णमाला लिखिए ना, मतलब ये संस्कृत का कोई शब्द है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसको बंगला भाषा में उन्होंने वर्णमाला किसने लिखा था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, तो कानूनी मान्यता मतलब विधवा विवाह को लीगल कर दिया सरकार के द्वारा, क्योंकि इनके द्वारा एक सशक्त मूवमेंट चलाया गया था। उन्होंने बहुपत्नी विवाह एवं बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु अथक प्रयास किए। वे कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबंध थे। ठीक है, 35 बालिका विद्यालयों से वो संबंध रखते थे, जिनमें से कई स्कूल का संचालन उस समय अपने खर्चों से करते थे। 1849 में स्थापित बेथुन कॉलेज के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, बेथुन कॉलेज जो है स्त्रियों की शिक्षा से लिए जाना जाता है। ठीक है, उनके सचिव के तौर पर 1849 में स्थापित किया गया था बेथुन कॉलेज। स्त्री के उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। ठीक है, 1840 में 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना हुई थी। बेथुन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1849 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। यद्यपि इस आंदोलन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, स्कूल के युवा छात्रों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए। स्कूल के युवा छात्रों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए तथा उनका अपमान किया। कई अवसरों पर छात्रों के अभिभावकों ने उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया। कई अभिभावकों का मानना था कि स्त्रियों को पाश्चात्य एवं उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेगी। ठीक है, फिर भी समाज के सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। ठीक है, कल के क्लास में ठीक है जाम्बेकर जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका भी स्त्री शिक्षा के लेकर काफी अधिक, विधवा पुनर्विवाह के लिए काफी अधिक योगदान रहा था। तो ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो कल के क्लास में जो टॉपिक जो होगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी के बारे में हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं इसी वक्त इसी समय पे। थैंक यू।